प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका पुनः स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों से हम पंचमी विभक्ति से संबंधित अनेक सूत्रों को पढ़ रहे हैं। आज इस कालांश में मैं पुनः आपको पंचमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, वह विधि सूत्र बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं विधि सूत्र क्या है। विधि सूत्र है मित्रों, कर्णे च स्तोक अल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्वय वचनस्य। विधि सूत्र है कर्णे च स्तोक अल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्वय वचनस्य। सत्वय वचन का अभिप्राय है द्रव्यवाचक और असत्वय वचनस्य का अभिप्राय है अद्रव्यवाचक। अर्थ देखते हैं क्या है कि स्तोक, स्तोक मीन्स थोड़ा, अल्प, अल्प मीन्स भी थोड़ा, और कृच्छ, कृच्छ मीन्स कठिनता से, कष्ट से, और कतिपय, कतिपय मीन्स कुछ। इन अद्रव्यवाचक, ये द्रव्यवाचक नहीं होने चाहिए। शब्दों से कर्ण कारक में तृतीया और पंचमी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, अर्थात स्तोक आदि शब्दों का जब द्रव्य के लिए प्रयोग नहीं हो, जब ये अद्रव्यवाचक हों, किंतु कर्ण के रूप में प्रयोग हों, तो इनके योग में हेतु या कर्ण में तृतीया विभक्ति तो मित्रों होती ही होती है। और यह जो सूत्र है ये पंचमी विभक्ति का विधान कर रहा है कि इस सूत्र से पंचमी भी हो जाएगी। हेतु और कर्ण में तो तृतीया होती ही होती है और उक्त सूत्र से पंचमी का विधान यहाँ किया गया है। ठीक है ना मित्रों, तो देखिएगा, फिर दोबारा सुन लीजिएगा कि स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय, इन अद्रव्यवाचक शब्दों से कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और उक्त सूत्र से पंचमी विभक्ति का यहाँ विधान किया गया है। देखिएगा, जब ये किसी के विशेषण बन करके आएंगे तब तो ये द्रव्यवाचक हो जाएंगे, और जब ये किसी के विशेषण बन करके नहीं आएंगे तो मित्रों ये अद्रव्यवाचक होंगे। मैंने लिखा भी है, अकेले ये क्रिया विशेषण के रूप में आते हैं और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर ये अद्रव्यवाचक होते हैं। ठीक है ना, परंतु जब ये किसी के विशेषण बन करके आएंगे तब ये द्रव्यवाचक हो जाएंगे, और जब ये अकेले क्रिया विशेषण के रूप में आएंगे तो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर ये अद्रव्यवाचक हुआ करते हैं। उदाहरण दे दूंगा मैं, आपको बात और स्पष्ट हो जाएगी। पहला उदाहरण देखिएगा, स्तोकेन स्तोकात व मुक्तः। मुच धातु छूटना अर्थ में है और तय प्रत्यय तो मुक्तः बनता है। देखिएगा, स्तोकेन स्तोकात व मुक्तः, सरलता से अर्थात थोड़े से छूट गया, वो ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। स्तोकेन स्तोकात व मुक्तः, थोड़े से या सरलता से छूट गया। देखिएगा, यहाँ स्तोकेन पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और स्तोकाद पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्तोक शब्द किसी द्रव्य का विशेषण नहीं है इस वाक्य में, अतः अद्रव्यवाची होने के कारण यहाँ स्तोक से कर्ण कारक अर्थ में विकल्प से पंचमी विभक्ति हो गई और पक्ष में तृतीया तो होती ही होती है। तो स्तोकेन में तृतीया विभक्ति और स्तोकाद में पंचमी विभक्ति। पुनः सुनिएगा, यहाँ स्तोक शब्द किसी द्रव्य का विशेषण इस वाक्य में है ही नहीं, किसी भी द्रव्य का विशेषण नहीं है ये। अतः अद्रव्यवाची होने के कारण स्तोक से कर्ण कारक अर्थ में विकल्प से पंचमी विभक्ति हो गई और कर्ण कारक अर्थ में तो तृतीया होती ही होती है। हेतु या कर्ण में तो तृतीया होती ही होती है। यही यह सूत्र कहना चाहता है कि स्तोक, अल्प, कृच्छ और कतिपय, इन अद्रव्यवाचक असत्वय वचनस्य
इन अद्रव्यवाचक शब्दों से कर्ण कारक में तृतीया और पंचमी विभक्तियां होती हैं। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे अल्पेन, अल्पाद व मुक्तः। क्या? अल्पेन, अल्पाद व मुक्तः, थोड़े प्रयत्न से छूट गया। यहां मुच धातु छूटना अर्थ में और तय प्रत्यय, तो मुक्त है। क्या? थोड़े प्रयत्न से छूट गया। देखिएगा, यहां अल्प शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लगी हुई है हेतु या कर्ण अर्थ में, और यहां अल्पाद पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ये सूत्र वैसे पंचमी का ही विधान कर रहा है यहाँ, क्योंकि अल्पेन में कर्ण अर्थ में या हेतु अर्थ में यहाँ तृतीया विभक्ति होती ही है। इसी प्रकार से तो यहाँ मैंने स्तोक का उदाहरण बता दिया आपको, अब अल्प शब्द का उदाहरण भी बता दिया मैंने आपको। अब है कृच्छ्र का। कृच्छ्र शब्द का अर्थ होता है कठिनता से या कष्टपूर्वक। देखिएगा वाक्य क्या है, कृच्छ्रेण कृच्छ्राद व मुक्तः। क्या है? कठिनता से मुक्त हुआ, कठिनता से छूटा। तो यहां कृच्छ्रेण इस पद में तृतीया विभक्ति लगी है और कृच्छ्राद पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो कृच्छ्र शब्द से तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है कृच्छ्रेण, और कृच्छ्र शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है कृच्छ्राद व मुक्त है। कृच्छ्रेण, कृच्छ्राद व मुक्त है। इसी प्रकार से अब है कतिपय का उदाहरण। क्या है? कतिपय का अर्थ होता है कुछ। देखिएगा, कतिपेन कतिपयाद व मुक्तः। कतिपेन कतिपयाद व मुक्तः, कुछ प्रयास से, कुछ प्रयत्न से छूटा। कुछ प्रयत्न किया तो छूट गया। यहां कतिपय शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लगी हुई है और कतिपयाद पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। कतिपय शब्द है और इसमें यहाँ तृतीया विभक्ति का एक वचन है, और कतिपय शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति का एक वचन, तो पद बनता है कतिपयाद, और वाक्य बना है कतिपेन कतिपयाद व मुक्त है। ठीक है ना मित्रों? तो कुछ प्रयत्न से छूटा। देखिएगा, ये मैंने 3 उदाहरण दिए थे यहाँ पर। कौन कौन सा? अल्पेन, अल्पाद व मुक्त है, कि कुछ प्रयत्न से छूटा, है ना, थोड़े प्रयत्न से छूटा। कृच्छ्रेण कृच्छ्राद व मुक्त है, कष्टपूर्वक छूटा। और कतिपेन कतिपयाद व मुक्त है, और कुछ प्रयत्न से छूटा। ये जो मैंने 3 वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में प्रयुक्त अल्प शब्द, कृच्छ्र शब्द और कतिपय शब्द, ये तीनों के तीनों शब्द अद्रव्यवाचक हैं। क्या है मित्रों? ये अद्रव्यवाचक हैं। ठीक है ना? तो अद्रव्यवाचक, और यही यह सूत्र कहना चाहता था कि अद्रव्यवाचक शब्दों से कर्ण कारक में तृतीया व पंचमी विभक्ति होती है। तृतीया तो हेतु या कर्ण में होती ही होती है, और यह सूत्र जो है पंचमी का भी विधान कर रहा है। देखिएगा, अब सुनिएगा कि यदि स्तोक आदि शब्द, ये स्तोक, अल्प, कृच्छ्र और कतिपय, ये शब्द यदि द्रव्यवाची हों, वहां कहा असत्व वचन से अद्रव्यवाचक, और यदि ये सत्व वचन से होता तो द्रव्यवाचक होता, तो द्रव्यवाची होने पर यहाँ कर्तृ कर्णयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है। देखिएगा, जैसे स्तोकेन विषेण हतः। क्या है? थोड़े से विष द्वारा मारा गया। हन धातु और तय प्रत्यय, हतः। क्या है? थोड़े से विष द्वारा मारा गया। या ऐसा कह सकता हूं, अल्पेन विषेण हतः। अल्पेन विषेण हतः, थोड़े से, अल्प से विष के द्वारा वह मारा गया। ठीक है? यहां देखिएगा, स्तोक शब्द विष का विशेषण है। क्या? यहां स्तोक शब्द विष का विशेषण है, और विष
द्रव्य है, विष तो मित्रों द्रव्य है, और जो स्तोक शब्द है वह द्रव्य का, ये जो विष द्रव्य है इसका वह विशेषण है। अतः उसका विशेषण होने के कारण स्तोक भी द्रव्यवाची ही हुआ। ठीक बात। तो उसका विशेषण होने से ये स्तोक भी अब यहाँ द्रव्यवाची ही हुआ। तो यहाँ फिर हेतु या करण अर्थ में साधकतमम करणम, इस सूत्र से करण संज्ञा हो गई विष की। जो सहायक है उसमें, किसमें, जिससे वह मारा गया, मारने में सहायक कौन है, विष। कौन है मित्रों, विष। तो यहां साधकतम करणम सूत्र से उसकी करण संज्ञा हो गई, और करण संज्ञा होने के बाद में कर्तृकरणयोस् तृतीया। हाँ, जो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक जो सहायक होता है वह है उसकी करण संज्ञा, और उसके बाद में कर्तृकरणयोस् तृतीया से उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विशेण, ये विशेण पद में तृतीया विभक्ति साधकतम करणम से कर्ण संज्ञा होकर के कर्तृकरणयोस् तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है। विषम जो शब्द है उस विषम शब्द में, विष शब्द में तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है विशेण। इस प्रकार से स्तोकेन विशेण हतः, थोड़े से विष से वह मारा गया। यहाँ पर स्तोक शब्द विष का विशेषण है और विष द्रव्य है, अतः उसका विशेषण होने से स्तोक भी द्रव्यवाची ही हुआ। ठीक बात है। यहाँ साधकतम करणम से कर्ण संज्ञा होकर के कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति विशेण पद में लगी हुई है। और स्तोकेन, ये रहा स्तोकेन, है ना। तो स्तोकेन में कर्णेश्च स्तोक अल्पकृच्छ्र कतिपयस्य असत्व वचनस्य, इनके मैंने आपको ऊपर वाले उदाहरण बता दिए, और यहाँ पर कर्तृकरणयों से इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये है मित्रों विधि सूत्र, जिसकी मैंने आपके साथ में मैंने चर्चा की। अगले क्लास में मैं मित्रों आपके साथ में पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।